देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षण हो 21, 22, 25, 26, x प्लस 4, 25, 38, 39, 40 का माध्य का यानी कि मीडियन 30 है, कि मीडियन क्या है 30 है, तब छठा प्रेक्षण है। तो आपको छठवां प्रेक्षण बताना है क्या है, ठीक है। मीडियन आपको दे रखा है, आपके पास प्रेक्षण जो दिए हैं वो किस क्रम में दिए हैं, आरोही क्रम में, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो दो तरीके के क्रम होते हैं, एक तो होता है आरोही, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही, और एक क्या होता है अवरोही। चलिए, तो एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही। तो आरोही की अगर बात करें तो आरोही मतलब होता है 1, 2, 3 इस तरीके से, मतलब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना आरोही कहलाता है। और जबकि अवरोही की बात करें तो ये होता है 3, 2, 1 इस तरीके से, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप सीढ़ियों को नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप कौन से क्रम में हैं, आरोही क्रम में, और जब आप सीढ़ियां उतर रहे हैं तो आप कौन से क्रम में, अवरोही क्रम में। आरोही मतलब असेंडिंग, अवरोही मतलब डिसेंडिंग। तो ये तो हमने क्रम जान लिया। अब ये बोल रहे हैं कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है, मतलब ये छोटे से बड़े के क्रम में व्यवस्थित है प्रेक्षण, और इनकी माध्यिका कितनी है, यानी कि मीडियन कितना है 30। तो अगर हम बात करें, 3 शब्द होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो यहां आपसे पूछा गया है क्या, माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन क्या होता है, तो बीच वाला पद, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ बीच वाले पद की, तो पहले सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमारे पास कितने प्रेक्षण हैं। तो प्रेक्षण आपके पास है 21, 22, 25, 26, x प्लस 4, और अगला क्या है आपका 35, फिर अगला क्या है आपका 38, फिर अगला दिया आपको 39, और फिर अगला आपको दिया 40। तो बस केवल ये देख लीजिए कितने टर्म्स हैं आपके पास, कितने पद हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल कितने हैं 10। अब ध्यान रखना, भले आपके पास 9 दिए हो चाहे 10, आपको फर्क पड़ेगा 9 और 10 से, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ेगा, देखिए अगर आपके पास 9 दिए भले ही चाहे 10 दिए हो, तो फर्क क्या पड़ेगा ये देख लीजिए। अगर ये 10 की जगह 9 होते हैं, मान के चलिए हम इसमें से 40 हटा दें, क्या हटा दें, 40 हटा दें, तो आप देखिए आपको किसका मान निकालना है, छठा पद निकालना है। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये निकालना है, 7वां, 8वां, 9वां, 9 पद अगर होते तो छठा ये निकालना है। तो अगर आपके पास 9 पद होते टोटल, अगर 40 को हम हटा दें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बचे, 39 तक। हमने किसको हटा दिया, 40 को। तो माध्यिका आपकी कौन सी पद होती, देखिए आपको क्या करना पड़ता, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है, यानी कि 5। तो 5वां पद आपका क्या होता, माध्यिका होती। तो अगर हम यहां से देखें 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि x का मान आपको कितना मिल जाता, 30 मिल जाता, कब, जब आपके पास 40 नहीं होते, ये 10 पद ना होकर कितने पद होते, 9 पद आपको दिए होते, 9 टर्म दिए होते। तो x की वैल्यू 30 आ जाती, x + 4 की वैल्यू कितनी, 34 हो जाती। तो आपका आंसर इधर से ही हो जाता, एक चीज। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, इन्होंने कितने पद दे दिए, अब आपको 10, टोटल ऑलरेडी 10 दे दिए। अब इसमें 40 क्या है, इंक्लूड है। अगर 40 इंक्लूड है तो इनके जस्ट बीच वाले 2 पद हम लेंगे और उनको क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो माध्यिका निकाल लेंगे। जैसे देखिए आप यहां पर आपको 1, 2, 3, 4 यहां से हटा दीजिए, पीछे से 1, 2, 3, 4 हटा दीजिए, बचे के आपके पास ये 2 पद, यानी कि बीच के 2 पदों का योग ही क्या कहलाता है, योग का जो माध्य होता है वही माध्यिका कहलाती है। तो बीच के 2 पद कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो x है और एक कितना है, x + 4 है। अच्छा बच्चों, ये किस केस में है, ये केस जब है जब आपके पास पदों की संख्या कैसी है, सम है, यानी कि इवन है। और वो हमने केस बताया था, वो कौन सा केस था, ऑड के केस में। तो अब हम क्या करेंगे, x में x + 4 जोड़कर इसको 2 से भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा, ये माध्यिका निकल आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी दी आपको, 30 दी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर ही हो जाएगा आपका 2x + 4 डिवाइड बाई 2 = 30। देखिए ऊपर से क्या आ जाएगा, ऊपर से दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, x + 2 और 2 से कट जाएगा, बराबर में कितना, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 28। तो क्या आपसे x का मान पूछा, x का मान नहीं पूछा, आपसे पूछा छठा पद। तो देखिए पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा पद क्या है? x प्लस 4। x की वैल्यू आपके पास 28 आ गई, आपको निकालना क्या है? x प्लस 4। तो अब आप क्या कर देंगे? दोनों तरफ 4 जोड़ देंगे। यदि 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 32 आ जाएगा, 32। तो आप देखिए आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी। क्लियर? तो माध्यिका आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास पदों की संख्या कैसी है? पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका मतलब जस्ट मिडिल वाला, बीच वाला पद आपकी माध्यिका है। जैसे हमने देखा कि अगर 40 हम इसमें नहीं लेते, केवल 9 पद ले लेते, तो 9 पद ले लेते तो 4 पद स्टार्टिंग से हट जाते और 4 बाद से हट जाते, तो बीच वाला पद क्या बचता आपका? एक सिंगल बचता। देखिए जैसे हमने 40 नहीं लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हो रहा है, तो आपको 4 पीछे से हटाने, यानी कि एक ये 4 3 और एक 4, x प्लस 4 भी हट जाता, और 4 स्टार्टिंग से हटाने तो ये हटा देते। ये दोनों हटने के बाद आपके पास क्या बचता? x बचता। तो x आपकी क्या होती? माध्यिका होती। तो x की वैल्यू कितनी हो जाती? 30। और आपको निकालना क्या है? छठा पद। तो छठा पद x प्लस 4 है, तो उसमें 4 जोड़ देते तो 34 आंसर आता उस हिसाब से। लेकिन अब बात हो रही कि पदों की संख्या कितनी दी है? सम। तो जब भी पदों की संख्या सम दी हो तो आपको क्या करना है? या तो फर्स्ट और अंतिम को जोड़कर आप 2 से भाग लगा दीजिए तो आपको माध्यिका मिल जाएगी। माध्यिका निकालने का भी तरीका ही है। मान के चलिए अब जैसे आपके पास वैल्यू आ गई कितनी? 32, x की वैल्यू आ गई 30। तो अगर हम इसको बोल दें कि ये 30 है और ये 32 है, ठीक है, x की वैल्यू 28 है, x की वैल्यू बच्चों क्या है? 28। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 28 आ गई। चलिए x की वैल्यू 28 आ गई और ये 32 आ गई। ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि 21, 22, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 39 और 40 की माध्यिका ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? कि माध्यिका ज्ञात करें। तो आपको केवल इतना काम करना है, केवल टर्म गिनने हैं, पद गिनने हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, पद गिनने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है 10 है। अगर पदों की संख्या कैसी है? सम है, तो आप प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, माध्यिका आ जाएगी। क्या आ जाएगी? माध्यिका आ जाएगी। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए, आपकी माध्यिका आ जाएगी। क्लियर हो रही बात? चलिए, और अगर आप क्या करेंगे इसी केस में? अगर आपको क्या करना है? अगर आपको क्या पदों की संख्या कैसी दी है? विषम दी है। सब नहीं देके विषम दी है, तो आपको क्या करना है? बीच वाला पद देख लेना है, तो भी आपकी माध्यिका आ जाएगी। चलिए, क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर आप माध्यिका निकालनी है तो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, लेकिन किस केस में? जब पदों की संख्या कैसी है? आपके पास सम है। जब पदों की संख्या कैसी है? आपके पास सम है, यानी कि इवन है। तो इस केस में आप प्रथम और अंतिम को जोड़ेंगे तो ये गलत है। आपको प्रथम यानी कि फर्स्ट और लास्ट को नहीं जोड़ना है, ध्यान रखना। यदि आपके पास पदों की संख्या क्या है? सम है, तो आपको करना क्या है? देखिए, अगर आपके पास पदों की संख्या कैसी है? सम है। जैसे यहाँ पर कितने पद थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थे। तो अगर आपके पास टोटल मान के चलिए 10 टर्म्स है, कितने पद हैं? 10 पद हैं। तो आप क्या करिए, 10 में से आप बताइए बीच के 2 कौन से होंगे। तो अगर आप शुरू के 4 हटा दें और 2 छोड़ दें और बाद के 4 हटा दें, तो अगर आप बाद के 4 हटा दें और शुरू के 4 हटा दें, तो बीच में जो 2 बचेंगे उन दोनों टर्म्स को जोड़कर आपको क्या करना है? 2 से भाग लगाना है, तब माध्यिका आएगी। जैसे मान के चलिए हमने आपको दिया 2 6 11 15 21 और एक आपको दिया 90, ये हमने आपको दिया। कितने? ये 2 4 6। अब आपको इसकी माध्यिका निकालनी है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप प्रथम और अंतिम को जोड़कर 2 से भाग दें। आपको क्या करना है? ये भाई 6 है, तो आप देखिए लास्ट से 2 हटा दीजिए, स्टार्टिंग से 2 हटा दीजिए और बीच के 2 को जोड़कर 2 से भाग लगा दीजिए। जैसे 11 प्लस क्या करेंगे? 15 और डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। तो ये आपका कितना हो गया? 26 और 2 से आप क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 13। तो ये आपकी क्या निकल आएगी? माध्यिका निकल आएगी। ठीक है, ये क्या निकल आएगा? मीडियन निकल आएगा। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक पुष्प प्रदर्शनी के लिए 1400 गुलाबों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या के समान है। ज्ञात करें कि इस तरह की व्यवस्था में कितने गुलाब बच जाएंगे। एक पंक्ति में गुलाबों की संख्या भी ज्ञात करें। ऑप्शन आपको गिवन है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। आपसे बोल रहे हैं बच्चों कि
पुष्प प्रदर्शनी है, मतलब जहाँ हम क्या करते हैं, फूलों का प्रदर्शन करते हैं, बहुत तरह तरह के वैरायटी फूल्स फ्लावर्स वहाँ आते हैं। तो एक पुष्प की जो प्रदर्शनी है उसमें गुलाबों की जो संख्या वो कितनी है, 1400 है। इस 1400 गुलाबों को क्या करते हैं, एक पंक्ति में लगाते हैं, और एक पंक्ति में जितने गुलाब लगाते हैं फिर उतने ही एक स्तंभ में लगाते हैं। तो इस व्यवस्था में क्या हो जाते हैं, कुछ गुलाब बच जाते हैं, और आपको ये भी बताना है कि इस व्यवस्था में एक पंक्ति में कितने गुलाब रखे गए। ठीक है, तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक पंक्ति बनाते हैं, ठीक है, और एक हम क्या बनाते हैं, स्तंभ बनाते हैं। तो हमने पहली पंक्ति में देखिए हमने क्या, इधर एक रखा, इधर दूसरा रखा, इधर तीसरा, इधर चौथा, इधर पांचवा और इधर छठवां, एक पंक्ति में। स्तंभ में भी हम कहाँ से रखेंगे, एक तो यहाँ रख दिया तो इसके पीछे अब दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां। यानी कि ये बात समझ में आ गई कि यहाँ कितने हैं, पहली पंक्ति में 6, दूसरे में भी कितने होंगे, अगर पहले में टोटल बात करें तो कितने हैं, 6, दूसरे में भी कितने होंगे 6, तीसरे में भी कितने होंगे 6, चौथे में भी कितने होंगे 6, पाँच में भी कितने होंगे 6, और छठ में भी कितने होंगे 6। तो मतलब अगर एक पंक्ति में 6 है तो 6 पंक्ति में 6 हो गए, यानी कि टोटल कितने हो गए, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। यानी कि क्या मिला हमें मिला एक पूर्ण वर्ग संख्या। हमें क्या मिली, पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप देखिए अगर आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिली, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आप एक पंक्ति में जितने गुलाब रख रहे हैं उतने ही एक स्तंभ में रखते हैं, तो आपकी जो गुलाबों की संख्या टोटल होगी वो पूर्ण वर्ग के रूप में होगी। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए 1400 जो गुलाब थे उसमें से स्वाभाविक सी बात है क्योंकि कुछ ना कुछ गुलाब बचने ही हैं, क्योंकि 1400 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ तक नज़दीक पहुँचेगी, एक पंक्ति में हम कितने रखें। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने गुलाब हैं, 1400। देखिए 1400 गुलाब हैं, तो अब हम इसको भाग विधि से सॉल्व करते हैं। इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें कुछ घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि कुछ गुलाब बच भी रहे हैं तो यानी कि कुछ घटे होंगे, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। क्योंकि आपने देखा कि एक पंक्ति में जितने गुलाब आ रहे हैं उतने एक स्तंभ में भी, तो इस प्रकार हमें जो गुलाबों की संख्या मिल रही है वो पूर्ण वर्ग के रूप में मिल रही है। तो यानी कि अगर हम गुलाबों की संख्या इसमें से कुछ घटा दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो चलिए इसको पूर्ण वर्ग निकालने के लिए भाग विधि से क्या, चूंकि हमें क्या करना है, घटाना है। और अभी हम पढ़ के आए कि अगर घटाने और जोड़ने का केस आएगा तो भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो कैसे घटाते हैं भाई, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं के जोड़े बना लेंगे। जोड़े बनाने के बाद देखिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 14 से ज्यादा ना हो। तो हमने देखा क्या, 3, तो 3 से हमने भाग दिया, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो इधर कितना बचा 5, और पूरा एक जोड़ा नीचे आता है तो लिख दिया। जितने से भाग दिया उन दोनों को जोड़ देते हैं 6। तो हमने देखा कि भाई इसको हमें एक ऐसी संख्या से अब भाग देना है जो 500 से ज़्यादा ना आए। और इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर आप 1 से भाग दे रहे हैं इधर तो 61 बन जाएगा, और 61 का गुणा किससे होगा, 1 से, तो 61 ही आएगा। ये तो 500 से बहुत दूर है। फिर हमने देखा कि अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये 62 बन जाएगी, और 62 का गुणा किससे होगा, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 124। ये भी 500 से बहुत दूर है। तो हमने देखा कि इसको किससे, 7 से भाग देते, किससे भाग देते, 7 से। 7 से भाग देंगे तो 7, ये 67 बन जाएगी, 67, और उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 7 से ही होगा। तो देखिए 7 7 49 की 9, हासिल में कितना जाएगा 4, 7 6 42 और 4 कितना हो गया 46, कितना हो गया 46, 469। ये 500 से थोड़ी सी कम है। तो चलिए देख लेते हैं 500 से कितनी कम है ये, तो 469। कितने बार भाग दिया हमने, 7 बार। तो कितने बार भाग चला गया यहाँ पर, 7 बार, तो 37 बार टोटल अभी भाग गया। ठीक है, 10 में से 9 गया, 1 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो आपने देखा कि 31 बच गई, यानी कि 31 गुलाब बच गए। गुलाबों की कितनी संख्या बच गई, 31 बच गई, 31 गुलाब बच गए। और अगर हम 31 1400 में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 31 हम 1400 में से माइनस करते हैं, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6, तो 1369 आएगा। ये जो 1369 है ये किसका वर्ग है, तो ये है भाई 37 का वर्ग, 37 का वर्ग। इसका मतलब ये है कि एक पंक्ति में कितने गुलाब आएंगे, तो इसका मतलब ये है एक पंक्ति में बच्चों 37 गुलाब आएंगे। तो एक स्तंभ में भी कितने गुलाब होंगे, 37 गुलाब होंगे। इंटू करोगे आप तो कितने गुलाब मिल जाएंगे आपको, 1369। अब आपके पास थे कितने, 1400, यानी कि अगर आप इसमें 31 जोड़ देंगे, रिवर्स कर रहे हैं बच्चों समझिए, तो कितना मिल जाएगा आपको 1400। तो इसका मतलब कितने गुलाब बचे, 31, और एक पंक्ति और एक स्तंभ में गुलाबों की संख्या कितनी है, 37।
तो हमारा आंसर क्या आया? 31 और 37। क्लियर? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, क्या ऑप्शन है अपना। ऑप्शन 31 और 37 ए, किसी में इसके दूर दूर तक भी नहीं है और, ठीक है ना, इसके नजदीक और कोई नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। चलिए ये बात क्लियर हो गई, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ लुढ़काया गया, प्राप्त होने वाले उत्पाद एक विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता क्या है? देखिए प्रायिकता क्या होती है पहले इसको समझ लें। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी चीज के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। अगर कोई चीज पता है आपको डेफिनेटली घटित होगी तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। 100%, 100% मीन्स 1। जैसे हम आपसे बोलें कि सूरज जो है वो पूरब से उदय होता है, तो आप बोलेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? आप कहेंगे 100%। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सूर्य जो है पश्चिम से उदय होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, क्योंकि कभी उदय होता ही नहीं है। तो प्रायिकता का जो मान होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, पहली चीज 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक है। प्रायिकता की जो भी आप वैल्यू निकालेंगे उसका मान 1 और 0 के बीच में होगा। जिसका मान 1 आएगा मतलब वो डेफिनेट है। वो क्या है? डेफिनेट है, उसको घटित होना ही होना है, यानी कि वो निश्चित है। जिसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी कि वो सत्य बात है, वो घटित होने ही होना है। और जिसकी प्रायिकता 0 आएगी मतलब वो अनिश्चित है, वो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, वो कभी होता ही नहीं है। इस तरीके का कुछ है। जैसे हम बात करें कि सूरज क्या है? पश्चिम से उगता है, तो वो होता ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। अब हमने ये चीज समझ ली कि प्रायिकता होती क्या है, तो किसी भी संभावना, किसी भी चीज के घटित होने की संभावना, किसी भी चीज के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है बच्चों? प्रायिकता कहलाती है। अगर किसी चीज की प्रायिकता 1 है यानी कि वो 100% होगी, और अगर किसी चीज की प्रायिकता 0 है मतलब वो नहीं होगी, ठीक। और प्रायिकता का जितना भी मान आता है वो किसके बीच में आता है? 1 से 0 के बीच में आता है। ये चीज कंफर्म हो गई। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है दो पासों को एक साथ लुढ़काया जाता है। पास से आपने देखे होंगे, पासों पर क्या होता है बच्चों? 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं, ठीक है। ऐसा उस टाइप का पासा होता है। उस पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 अंक रहते हैं 1 से लेकर 6 तक। अब ऐसे कितने पासों की बात कर रहे हैं? बोले 2 पासे हैं। ऐसे कितने पासे हैं? 2 पासे हैं। अब आपने उनको अपने हाथ में लिया और फिर इनको फेंका। अब जब आप फेंकेंगे तो हो सकता है पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पासे पर 2 आए, ठीक है। पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पासे पर 3 आए। तो इन्होंने बोला कि जब आप 2 पासों को लुढ़काते हैं तो प्राप्त होने वाले उत्पाद एक विषम संख्या है। प्राप्त होने वाले उत्पाद से मतलब क्या है कि अगर पहले पासे पर मान के चलिए 1 आया और दूसरे पर भी 1 आया, तो उन पासों का जो अंक आए हैं उनका उत्पाद मतलब गुणनफल कितना आ रहा है आपका? 1, विषम संख्या आ रही है। अगर पहले पर 1 आता है और दूसरे पर क्या है? 2, तो बताइए उनका उत्पाद कितना आएगा? 2। तो ये तो सम संख्या हो गई, तो ये हमारे रिजल्ट में नहीं हो सकता, ठीक। तो पहले तो हम ये निकालना है कि फेवरेबल कंडीशन कितनी है। जैसे कि इन्होंने बोला है कि अगर आप 2 पासे को लुढ़काते हैं तो जो अंक होते हैं उनका जो उत्पाद है वो विषम है। तो अगर हमें विषम चाहिए तो ऐसी कितनी घटनाएं घटित होंगी जिसमें विषम बनेंगे? तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बराबर होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। मतलब हमारे फेवर में कितनी घटनाएं हैं और कुल कितनी घटनाएं संभावित हैं। तो अब आप देखिए, अगर पहले पासे पर 1 है और दूसरे पर 3 है, तो देखिए उत्पाद कितना? 3 मिलेगा। अगर हम बोलें कि पहले पर 1 है लेकिन दूसरे पर क्या है? 4 है, तो उत्पाद कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां में बात समझ में आ गई कि विषम के साथ में विषम का यदि गुणा करते हैं, ऑड के साथ में ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं, तभी हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा, यानी कि विषम मिलेगा। गुणनफल क्या मिलेगा? विषम। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां थोड़ा सा समझिए कि 1 के साथ में हम सम संख्या कोई भी नहीं लेंगे। 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 5, 1 के साथ में क्या लेंगे? कौन सा रह गया आपका? 1, ठीक है। यानी कि पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले पर 1, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 5। फिर क्या संभावना है? अब 3 के साथ में 1 आ जाए, पहले पर 3, दूसरी पर 1, फिर 3 के साथ में क्या आ जाए? 5 आ जाए, पहले पर 3, दूसरे पर 5, फिर 3 के साथ में क्या आ जाए? 3 आ जाए, पहले पर भी 3 और दूसरे पर भी 3। ये हो गई। अब हम देखते हैं विषम संख्या 5 है, तो पहले पर 5, दूसरे पर 1, तो भी हो सकता है। पहले पर 5, दूसरे पर 3, तो भी हो सकता है। उत्पाद क्या मिलेगा आपको? 15 विषम। पहले पर 5 और दूसरे पर कितना? 5, तो भी कितना होगा? विषम ही उत्पाद मिलेगा। अब आप देखिए हमारे फेवर में कितनी कंडीशन है? 1, 2, 3, यानी कि 3 त्रिके 9 कंडीशन हमारे फेवर में है।
अच्छा, हम बात करें कि दो पासों को जब एक साथ आप लुढ़काते हैं तो टोटल इवेंट कितने होते हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी घटनाएं होती हैं घटित। तो अगर हम टोटल की बात करें तो एक पासे पर कितने फलक होते हैं, एक पासे पर 6 फलक होते हैं। क्योंकि दो पासों को एक साथ उलझा रहे हैं तो क्या कर देंगे, उसकी पावर 2, यानी कि टोटल इवेंट कितने होंगे, 36। अब आपके फेवर में क्या है, तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो यहां से प्रायिकता आपकी निकलेगी फेवरेबल इवेंट कितने थे, 9, और टोटल इवेंट यानी कि 36। ठीक है, 9 से एक बार कटेगा, 9 से 4 बार कटेगा, आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 1/4। आंसर क्या आ गया, 1/4। तो हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आ गई, 1/4। अब देखिए अगर एक को आप 4 से भाग देंगे या परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना है, 25%। ठीक है, एक को 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 0.25। क्लियर। तो यहां पर देखिए प्रायिकता का मान किसके बीच में आया, 1 और 0 के बीच में आया। अब देख लीजिए अब आपका आंसर क्या है, 1/4 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या है, अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। तो त्रिभुज है। अब आपसे पूछा है कि बताइए वो कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्ग के गुणनफल का 2 गुना है। अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। चलिए तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये तो हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। अब कर्ण की बात करें तो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। अगर हम बात करें ए बी सी, तो ए सी क्या है यहाँ पर, ए सी आपका कर्ण है। ठीक, ये कर्ण हो गया। अन्य दो भुजाएं क्या है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। अगर ये हम थीटा लेते हैं, कोण लेते हैं, तो ये आपका लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार। ये हो गया आपका क्या, आधार। तो समकोण त्रिभुज में हमने तीनों चीजें मेंशन कर ली। भाई समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें बोल क्या रहे हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं की गुणनफल का 2 गुना है। ठीक, तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो चलिए हम मेंशन कर ले लेते हैं। कर्ण को हमने मान लिया कितना, सी, लंब को मान लिया ए और आधार को मान लिया बी। क्लियर। पहले तो हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय क्या होती है, ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर किसके होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखिए अगर हमने कर्ण कितना माना सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये कंडीशन। अब इन्होंने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। चलिए अब देखिए यहां बात कर रहे हैं कि कर्ण का वर्ग यानी कि ये अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना, यानी कि ए और बी अन्य दो भुजाओं के गुणनफल का 2 गुना है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा त्रिभुज है। देखिए हमने दोनों त्रिभुज कंडीशन रख रखी है कि ये बात तो कंफर्म है, अगर ये चीज प्रूव होगी कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये समकोण त्रिभुज है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक, अब अगर सी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर किसके है, 2ab के है, 2ab के है। अब अगर हम a बराबर b कर दें, a बराबर b बराबर कितना कर दें, 1 कर दें, तो देखिए क्या बराबर आ रही है ये चीजें बराबर आ रही हैं क्या। देखिए अगर हम यहाँ पर a की जगह पे क्या रखते हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 यानी कि 2 इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी कि ये प्रूव हो गया, बराबर हो रहा है, सिद्ध हो रहा है 1 बराबर 1 पर। इसका मतलब ये जो दो भुजाएं ये आपस में कैसी हैं, बराबर है। अब ये दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो समझिए
किस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं? समद्विबाहु त्रिभुज की। किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अब आप बताइए कौन सा त्रिभुज लगाएंगे आप यहां पर निशान? एक 90 डिग्री किसके बीच में है भाई? इन दोनों के बीच में। तो ये तो कितना 45-45 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 45-45। अगर यहां लिखा होता एक ऑप्शन आपके पास कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण इसमें 90 डिग्री का है और दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। और हमने प्रूव कैसे किया? देखिए, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो सी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर इन्होंने बोला है कि कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के गुणनफल के 2 गुने के बराबर है। अन्य भुजाओं के गुणनफल के 2 गुने के बराबर है कर्ण का वर्ग। तो सी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा था, या तो आप वैल्यू रख लीजिए, नहीं तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी इस तरफ आ जाएगा बराबर में 0, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या? 0। तो वर्गमूल कर देंगे तो क्या बचेगा आपका? a माइनस बी बराबर 0, यानी कि a बराबर क्या हो गया? b। तो यही चीज हमने डायरेक्ट रख दी थी यहाँ पर, हमने इसको प्रूव नहीं किया। हमने क्या देख लिया कि a बराबर b आ रहा है, तो यानी कि लंब और आधार कैसे हैं? बराबर है। अब बच्चों यदि लंब और आधार बराबर और ये समकोण त्रिभुज भी है, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप किस ऑप्शन पे टिक करेंगे? यहां पर दिया समबाहु त्रिभुज नहीं है। कोण 30, 60 और 90 है, तो बिल्कुल नहीं है। देखिए ये 90 है, ये आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये भी आपका 45 हो जाएगा, तो ये डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु तो है लेकिन साथ में समकोण भी है, तो क्या कर देंगे? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। क्लियर? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है बच्चों? एक आयत है। इन्होंने बोला ए बी सी डी एक आयत है, यदि ए बी प्लस बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर और ए सी प्लस बी डी बराबर 20 सेंटीमीटर हो, तो आयत में बी सी की लंबाई ज्ञात करें। तो इस आयत में आपको क्या बताना है कि बी सी की लंबाई क्या है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आयत क्या होता है बच्चों। सबसे पहले हम समझते हैं कि आयत क्या होता है। इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर तथा कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और आयत का प्रत्येक कोण जो है बच्चों वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। d1 बराबर क्या होता है? d2 होता है। तो आयत के बारे में देखिए हमने एक दो चीजें जानी, अभी उसकी परिभाषा जानी कि एक ऐसा चतुर्भुज। सबसे पहली बात, आयत किस में आता है? एक चतुर्भुज में आता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है, तथा समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। दोनों विकर्ण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो आयत का अगर क्षेत्रफल देखें, अगर हम आयत के किसकी बात करें? क्षेत्रफल की बात करें, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर इसकी एक भुजा को हम L मान लें लंबाई और एक भुजा की लंबाई B मान लें, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम इसके परिमाप की बात करें, अगर हम बोलें कि आयत का परिमाप क्या होता है, देखिए यहां नहीं पूछा गया है इस क्वेश्चन में इस तरीके की चीजें, लेकिन आप जान लेंगे तो आपको मदद करेंगी। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हो, नेक्स्ट ना हो तो आपके पेपर में आ जाए ऐसा क्वेश्चन। तो आपको चीजें रिवाइज करते रहना है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2L प्लस बी। क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले होते हैं आयत के क्षेत्रफल का और उसके परिमाप का। अब बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी प्लस बी सी बराबर 14 है। तो चलिए बात करते हैं, एक आयत है, इस आयत को ड्रॉ कर लेते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये आपका ए बी सी डी क्या हो गया बच्चों? आयत हो गया। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या दिया है? ए बी प्लस बी सी, यानी कि इन दो भुजाओं का योग दिया। अगर ये हम L मान लें और इसको B मान लें, तो आपको पता है विपरीत भुजाएं बराबर होती है, L हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो आपको क्या दिया है? आपको दिया है AB
प्लस बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर। तो ए बी की वैल्यू हम कितनी रख दें, एल। ये केवल इसलिए मान लिया क्योंकि आपको दो दो अक्षर लिखने की जगह एक अक्षर लिखना पड़े। तो एल प्लस बी, बी सी कितना, बी बराबर कितना है 14, ये आ गया। फिर आपको क्या दिया है, ए सी प्लस बी डी। तो अगर हम आते हैं ए सी प्लस बी डी पर, ए सी प्लस बी डी, ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। ए सी प्लस बी डी की अगर बात करें तो बताइए ये क्या है, ये ए सी इसका विकर्ण है और आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो यानी कि हम ए सी को बी डी से और बी डी को ए सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है 2AC बराबर क्या 20। तो AC बराबर कितना हो गया, तो AC बराबर हो गया बच्चों 10। चूंकि हम जानते हैं आयत के विकर्ण यानी कि AC और BD आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। हम क्या जानते हैं कि आयत के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से हमने देखा AC बराबर BD, तो BD को रिप्लेस कर दिया AC से, ये हो गया 2AC। AC की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब आप देखिए अगर AC आपके पास 10 है, यानी कि यहां पर एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो अगर ये आपका 10 है तो आप जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, यानी कि जो पाइथागोरस के त्रिक होते हैं वो क्या होते हैं। अगर कर्ण आपका 10 है तो लंब कितना होना चाहिए 8, आधार कितना होना चाहिए 6, क्योंकि आप जानते हैं 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर क्या बनेगा 10 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बनेगा कि नहीं। तो यहां से आप देखिए L कितना आ गया 8 प्लस B कितना आ गया 6, और 8 और 6 अगर हम L और B की जगह पर रखते हैं तो देखिए 14 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि हमें आयत की लंबाई मिल गई 8 और चौड़ाई कितनी मिल गई 6। अब आपसे पूछा क्या है BC, तो BC बताइए क्या है, BC बताइए आपके पास क्या है। BC इन्होंने बोला है ऑप्शन में, तो BC हमारे हिसाब से 6 है। तो अब इसमें तो ऑप्शन में 6 नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टा मान रहे हैं। आप इनको क्या कर रहे हैं, ये BC को 8 मान रहे हैं और AB को क्या मान रहे हैं 6 मान रहे हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं क्योंकि ट्रिपलेट बन जाएंगे वो, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिपलेट है किसी को भी मान लें। तो आप बताइए BC कितना हो गया 8, तो किस ऑप्शन में आपके पास, C ऑप्शन में। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं चीजों को समझ के। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है,